वेलकम एवरीवन, होप एवरीथिंग इज सेफ एट योर एंड। एज वी ऑल नो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में टोटल 4 IPOs ओपन रहने वाले हैं एंड आउट ऑफ देम विंडलास बायोटेक IPO के रिस्पेक्ट में वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ रिव्यू वीडियो ऑन आवर चैनल, so you guys can check it out and watch our detailed analysis. Now in this video we are going to share our review on Devyani International's IPO. इंटरेस्टिंगली इन चारों IPOs में से ये IPO का इशू साइज सबसे बड़ा है विच इज़ रफली 1800 करोड़ रुपीज़। सो अब इस वीडियो में इस IPO से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेट अस सी ये कंपनी कैसी है, ये IPO कैसा लग रहा है, एंड देन वी वुड टेक अ फाइनल कॉल वेदर वी शुड अप्लाई दिस IPO और नॉट। सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सो कंपनी के बैकग्राउंड में जाते हैं सबसे पहले और उसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। दिस कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय मिस्टर रविकांत जयपुरिया इन द ईयर 1991 and this company is the largest franchisee of Yum Brands in India. Actually Yum Brands INC ये एक US बेस्ड कंपनी है जो टॉप ब्रांड्स KFC, पिज़्ज़ा हट एंड टैको बेल इन जैसे ब्रांड्स को ऑपरेट करती है ग्लोबली। सो अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं यम ब्रांड्स की। इंडिया में भी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट वन ऑफ देम इज देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इनफैक्ट यम ब्रांड्स के साथ साथ द फेमस कॉफ़ी ब्रांड कोस्टा कॉफ़ी, उसकी भी फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर देवयानी इंटरनेशनल के पास है। सो बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल पे कंपनी काम करती है, अभी तक देख के ऐसा लग रहा है। बट अगर इसके बिजनेस मॉडल के अंदर हम और डिटेल में जाएं तो पता लगता है कि फ्रेंचाइजी ब्रांड्स के साथ साथ कुछ एक ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के खुद के हैं और जिन्हें ये ऑपरेट करती है। उनमें आ जाते हैं ब्रांड्स लाइक वांगो विच इज़ फेमस फॉर इट्स साउथ इंडियन फूड। एक और ब्रांड है इसके अलावा इस कंपनी का विच इज़ द फूड स्ट्रीट। ये आपने हो सकता है मॉल्स वगैरह में देखो या एयरपोर्ट्स हाईवेज में देखो, इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड कॉमन देयर। सो ब्रॉडली ये है इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल और यहीं से कंपनी सारा का सारा रेवेन्यू अर्न करती है। बट इट्स वर्थ मेंशनिंग हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मेजर रेवेन्यू जो ये कंपनी अर्न करती है रफली 85 to 90% वो अपने फ्रेंचाइजी ब्रांड से ही अर्न करती है, लाइक KFC, पिज़्ज़ा हट एंड कोस्टा कॉफ़ी। इनके खुद के जो ब्रांड्स हैं वहाँ से भी रेवेन्यू आता है कंपनी के लिए, बट कंपेरेटिवली वहाँ से कम रेवेन्यू अर्न करती है। नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें जो ये कंपनी ऑपरेट करती है, सो दे ऑपरेट मोर देन 600 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट पिज़्ज़ा हट स्टोर जो इन्होंने ओपन किया था वो इन द ईयर 1997 किया था एंड आज की डेट में दे ऑपरेट 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। सेम ऐसी KFC और कोस्टा कॉफ़ी के रिस्पेक्ट में दोनों का फर्स्ट स्टोर जो इन्होंने ओपन किया था वो 2005 ईयर में ओपन किया था एंड आज की डेट में 264 KFC स्टोर्स हैं एंड 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स हैं जो ये कंपनी आज की डेट में ऑपरेट करती है। सो बेसिकली ये इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है एंड ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट देवयानी इंटरनेशनल एक लीडिंग कंपनी है QSR सेगमेंट में, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में टॉप और इस्टेब्लिश ब्रांड्स के स्टोर्स ऑपरेट करती है थ्रू आउट इंडिया एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया। सो ये था इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल और इसकी एक ब्रॉड हिस्ट्री। अब इस IPO से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, IPO सेंट्रिक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं एंड एज यूजुअल दोनों साइड्स पे बात करेंगे, पॉजिटिव्स पे भी और नेगेटिव्स पे भी। बट एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट एंड इन टोटल इस साइड में टोटल 3 पॉइंट्स हैं विच आर मेकिंग दिस IPO वेरी प्लीजेंट। तो एक एक करके तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज एक्सपीरियंस प्रमोटर बैकग्राउंड। As we discussed in the beginning that Mr. Ravikant Jaipuria, he is the promoter of this company. But apart from him, Mr. Varun Jaipuria and एक और company है RJ Corp Limited. They are also included in the promoter list. But Mr. Ravikant Jaipuria, he is the founding promoter of this company as he is involved since its inception. तो उनकी अगर बात करें तो ही हैज़ ओवर 3 decades of experience in conceptualization and execution of food and beverages industry in South Asia as well as Africa. He has an established reputation as an entrepreneur and a business leader. So ये फैक्टर ज़रूर इस IPO को एक पॉजिटिव बूस्ट देने वाला है बिकॉज वी ऑलवेज से कि प्रमोटर्स दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। तो उनके बैकग्राउंड, उनके बिजनेस एक्सपीरियंस पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है एक IPO की सक्सेस, एक IPO की परफॉर्मेंस। सो देयरफॉर दिस बिकम्स द फर्स्ट इंकरेजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस IPO। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और जो है देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ हाईली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स। वी ऑल नो कि KFC कितना पॉपुलर ब्रांड है, पर्टिकुलरली इफ यू आस्क अ नॉन वेजिटेरियन तो फ्राइड चिकन की बात आती है तो देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन अवेलेबल फॉर हिम देन KFC। इवन पिज़्ज़ा हट की भी फ्रेंचाइजी ये कंपनी ऑपरेट करती है। सो पिज़्ज़ा लवर्स की बात करें तो डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट यही 2 चॉइस मिलती हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन फिगर आउट कि व्हाट ब्रांड पिज़्ज़ा हट होल्ड्स।
एंड इवन व्हेन इट कम्स टू कॉफ़ी, तो कोस्टा कॉफ़ी इज ऑल्सो अ टॉप ब्रांड. सो अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि बड़े हाई क्लास एंड टॉप ब्रांड्स को ऑपरेट करती है पर्टिकुलर कंपनी. ये सब ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्हें हर कोई जानता है, हर कोई रिलेट कर पाता है, एंड क्योंकि हर कोई बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं इन सब ब्रांड्स के साथ और इनडायरेक्टली इस कंपनी के साथ. सो डेफिनेटली एंड अनक्वेश्चनेबली दिस ऑल्सो बिकम्स अ आई कैचिंग फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ, एंड नेचुरली इस चीज़ का बेनिफिट भी जरूर इस पर्टिकुलर आईपीओ को मिलेगा. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज द वैल्यूएशंस ऑफ दिस आईपीओ. जो प्राइस बैंड इस कंपनी की मैनेजमेंट ने फिक्स करा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, वो है 86 to 90 रुपीज़. सी स्ट्रेट अवे हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं. इनफैक्ट फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा अबव ही प्राइस किया कंपनी ने अपना आईपीओ, बट स्टिल कहीं से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है ऐसा भी नहीं कह सकते. सो ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक है, वी कैन से वैल्यूएशंस आर फाइन एंड कंफर्टेबल. लिस्टिंग गेन्स पे स्कोप बचती है मिलने की, तो उस तरीके का आईपीओ हम इसको कह सकते हैं. सो देयरफॉर ये थे वो तीनों के तीनों पॉजिटिव पॉइंट्स इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में जो इसको बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. नाउ लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू डिस्कस अबाउट सम लिमिटेशन पॉइंट्स. कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करते हैं जो इस आईपीओ के साथ जुड़े हुए हैं, और 3 पॉइंट्स हैं टोटल इस साइड में, और उनको भी जरूर ध्यान रखना चाहिए बिकॉज दे ऑल आर अ बिट सेंसिटिव पॉइंट फॉर दिस आईपीओ. तो एक एक करके तीनों पे डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑन द लिमिटिंग साइड इज द वीक फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी, तो पिछले 3 सालों से पता लगता है कि दिस कंपनी इज कंटिन्यूसली इंकरिंग लॉसेज ओनली. फॉर इंस्टेंस, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 देयर लॉसेज वर रफली 592 करोड़ रुपीज. 19-20 फाइनेंशियल ईयर में लॉसेज और बढ़ गए एंड दे वर रफली 787 करोड़ रुपीज. और लास्ट ईयर जो था फाइनेंशियल ईयर 2021 लॉसेज और बढ़ के 813 करोड़ रुपीज के हो गए थे. सो फाइनेंशियल फ्रंट पे वी कैनॉट कॉल इट अ हेल्दी कंपनी. इनफैक्ट डेट का बर्डन भी काफ़ी है कंपनी के ऊपर. एज ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर 31 मार्च 2021 द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डेट ऑन दिस कंपनी स्टूड एट रफली 487 करोड़ रुपीज़. हाँ, इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा कंपनी रेस करेगी उसको अपने डेट के अमाउंट को पे करने में ही यूज़ करने वाली है, बट स्टिल उस अमाउंट को पे करने के बाद भी डेट रहेगा कंपनी के बुक्स में. सो ये फैक्टर थोड़ा सा डिस्करेजिंग जरूर रह सकता है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, एज इन्वेस्टर्स माइट फील अ बिट अनकंफर्टेबल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ लॉस मेकिंग एंड अ डेट बर्डन कंपनी. सेकेंड लिमिटेशन पॉइंट इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वन से ही इंटरकनेक्टेड है, और सेकेंड पॉइंट है वेरी लेस एलोकेशन ऑफ शेयर्स फॉर आरआईआईस. एक्चुअली ये पॉइंट हम पास में भी कई आईपीओस के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कर लेते हैं. बेसिकली जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाने वाली होती है तो सेबी ने कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं जो उस कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती हैं. उसमें से पहली और मेजर कंडीशन ये होती है कि कंपनी का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है. बट स्टिल अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है और वो आईपीओ लाना चाहती है तो सेबी उसे अलाउ तो कर देता है, बट इन एडिशन कुछ सर्टेन कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को. उसमें से एक मेजर कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि अपने टोटल इशू साइज का 75% कंपनी को क्यूआईबीज के लिए एलोकेट करना पड़ता है. क्यूआईबीज मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. इस कैटेगरी में मेनली बड़े बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब आ जाते हैं. तो 75% आपको क्यूआईबीज के लिए एलोकेट करना पड़ता है एंड ओनली 10% आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट कर पाते हो. ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है, सेबी चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप ना हो जाएं किसी लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा के, इसलिए उनके लिए शेयर्स ही कम एलोकेट करो और ज़्यादा शेयर्स क्यूआईबीज के लिए एलोकेट करो, क्योंकि क्यूआईबीज दे कैन नॉट बी फूल्ड. वो किसी आईपीओ के अंदर तभी पैसा लगाएंगे व्हेन दे आर प्रीटी मच श्योर अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो आरआईएस के लिए कम शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये फैक्टर एक नेगेटिव बन जाता है. अच्छा, नेगेटिव क्यों बनता है उसके ऊपर बात करते हैं. क्योंकि आरआईएस के लिए अगर शेयर्स ही कंपनी ने कम एलोकेट किए होंगे तो बट ऑब्वियस बात है आरआईए कैटेगरी बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी, एंड जितनी ज़्यादा आरआईए कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी उतने कम चांसेस हो जाएंगे हम रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट होने के. सो अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं ऐसे आईपीओस में विच आर लॉस मेकिंग कंपनीज. सो अकॉर्डिंगली ये भी एक डिस्करेजिंग फैक्टर, एक डीमोटिंग फैक्टर रह सकता है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, एंड देयरफॉर दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड एंड इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑन द नेगेटिव साइड इज द यूज ऑफ द आईपीओ मनी. इस आईपीओ के ओवरऑल इशू साइज की बात करें तो वो है 1838 करोड़ रुपीस का. उसमें से फ्रेश इशू का कंपोनेंट जो है वो है 440 करोड़ रुपीस का, एंड रिमेनिंग 1398 करोड़ रुपीस आर इन द फॉर्म ऑफ ऑफर फॉर सेल. अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश इशू का पैसा कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है. तो फ्रेश इशू का अमाउंट ये कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया है वेरी क्लियरली दैट वो पैसा यूज होगा डेट को रिपेमेंट करने में, बोरिंग्स को कम करने में. एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस पॉइंट्स ओनली कि इस कंपनी के ऊपर रफली 487 करोड़ रुपीस का डेट है. तो कंपनी ने फ्रेश इशू के कंपोनेंट में से 350 करोड़ रुपीस को ईयर मार्क किया हुआ है कि उस पैसे से वो कंपनी अपना डेट कम करेगी, अपनी बोरिंग्स रीपे करके.
सो ये भी एक पॉइंट भी अपने आप में एक डिस्करेजिंग पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स से थ्रू रेस किया हुआ पैसा कंपनी की ग्रोथ एक्सपेंशन पर्पसेज में यूटिलाइज नहीं होने वाला, रादर वो कंपनी के कर्जे कम करने में यूटिलाइज होने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो डिस्करेजिंग पॉइंट, एंड ये थे ब्रॉडली वो सारे के सारे कंसर्निंग पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आईपीओ, जिन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमने डिटेल में समझा, सारे प्रोज एंड कॉन्स वाले फैक्टर्स का कंपैरिजन किया। अब हाउ इज द ओवरऑल पिक्चर लुकिंग एंड वेदर वी शुड अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लिमिटेशन फैक्टर जो थे वो हमने डिस्कस भी करे इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में, और उनको इग्नोर नहीं करा जा सकता, स्पेशली ये वाला फैक्टर कि हाँ ये कंपनी पिछले कई सालों से लॉसेज इंकर कर रही है। दिस फैक्टर इज अ बिट वल्नरेबल वन, बट सिंस कंसिडरिंग द ओवरऑल आईपीओ बज़ विच इज प्रिवेलिंग राइट नाउ, पब्लिक का पार्टिसिपेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है आईपीओज में, सो ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स यूजुअली पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स पे कम फोकस करते हैं। फर्दर अगर हम आईपीओ की बात करें तो मेनली हम आईपीओज में अप्लाई करते हैं फॉर लिस्टिंग गेन्स। तो फ्रॉम टॉकिंग प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिस्टिंग गेन्स, तो ये एक ठीक आईपीओ है, बिकॉज फेयरली लिस्टिंग गेन्स और डिसेंट लिस्टिंग गेन्स हम इससे जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स एन आईपीओ वर्थ अप्लाइंग, बट वी ऑल नो द रूल कि लास्ट डे जो होगा इस आईपीओ के ओपन रहने का उसी डेट पे हम अप्लाई करेंगे आफ्टर लुकिंग एट द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस। नो डाउट अभी तक का जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बना हुआ है तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ को, बट स्टिल इट इज ऑलवेज सेंसिबल टू अप्लाई ऑन द लास्ट डे ऑफ द आईपीओ आफ्टर लुकिंग एट द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस। एंड लास्टली अब हम बात करें कि ये जो टोटल 4 आईपीओज ओपन होने वाले हैं ऑन द सेम डेट्स, इनमें देवयानी इंटरनेशनल कहाँ स्टैंड करता है। तो देवयानी इंटरनेशनल टॉकिंग प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिस्टिंग गेन्स, ये एक फेयर आईपीओ है, डिसेंट आईपीओ है, बट स्टिल क्योंकि एक लॉस इंक्रिंग वाला एलिमेंट इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, डेट का बर्डन भी है, तो थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट जरूर इन्वॉल्व है इस आईपीओ के अंदर, एंड दैट्स वाई वी वोंट कीप इट ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। विंडलास का आईपीओ कंपैरेटिवली बेटर है, कंपैरेटिवली सेफर है। होने को ये भी हो सकता है कि देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग्स दे जाए विंडलास के आईपीओ से भी, बट स्टिल क्योंकि विंडलास का आईपीओ कंपैरेटिवली सेफर है, उसमें कम रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है, दैट्स वाई वी आर कीपिंग दैट ऑन टॉप प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ। एंड जो बात आती है जब रिमेनिंग आईपीओज की, तो उन दोनों आईपीओज के ऊपर भी हम डिटेल में रिव्यू वीडियोस लेकर आने वाले हैं, सो उनकी प्रायोरिटी कैसे रहने वाली है वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो और आपको कंप्लीट आइडिया मिला हो देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के रिस्पेक्ट में। ऑल्सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि देवयानी इंटरनेशनल और विंडलास बायोटेक इन दोनों आईपीओ में से ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको कौन सा आईपीओ लग रहा है और आप किस में अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।